my name is Karan Sudhana. Welcome back to my channel Sudhana Special Classes. This is the lecture number 6. We are continuing the chapter number 2 for the 10th class, which is called Magnetic Effect of Electric Current. We have done up to the electric motor और कई books में that is also called DC motor. ठीक है जी, मोटर तक हमने कर लिया है. If you haven't seen the lecture, प्लीज सी दैट नाउ, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लो जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेश इन द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो प्लीज अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन द हेडिंग विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो लो जी, आज अपन एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसी के नाम के बीच में पूरे का पूरा टॉपिक छुपा हुआ है. तो देखो, जो वर्ड है इंडक्शन, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन विदाउट फिजिकल टच, कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना, बट हम किसी चीज को छुएंगे नहीं. वी विल नॉट फिजिकली टच एनीथिंग. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करनी है किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है. प्रोडक्शन किसकी करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड मोर स्पेसिफिकली आई से with the help of changing magnetic field, की जो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. तो प्लीज इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले. इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट. और इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली करंट का एक नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. जो भी करंट प्रोड्यूस होगा विदाउट फिजिकल टच, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. उस प्रोडक्शन ऑफ करंट को, जो करंट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज मोर स्पेसिफिकली कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. तो डेफिनेशन है, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, और कॉइल विद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सर्किट, की जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट होगी. एसोसिएट का मतलब उसके साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, द करंट विल बी प्रोड्यूस, एंड दैट प्रोडक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट. एंड होल फिनोमेना, जो सारा कुछ होगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. प्लीज इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करिए. हाँ जी, नोट डाउन करा. ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो पता लग गया. दिस डेफिनेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय एन साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे. कि माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था. Due to that experiment, he came to know that there is a phenomena which is called electromagnetic induction. अब उसके दिमाग में ऐसा आया क्यों? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि we can generate the magnetic field with the help of current. सबसे पहला वाला जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, वो यही था कि we can generate the magnetic field फ्रॉम अ कंडक्टर, फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर. कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो फैराडे भाई साहब बोले कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, एंड ड्यू टू दैट एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक टर्म आई विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पहले ये वाली टर्म समझ आई. अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट मैं आपको शो करता हूं कि व्हाट डज एक्चुअली हैपन इन केस ऑफ माइकल फैराडे. कि माइकल फैराडे ने करा क्या था, व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. यहां तक नोट डाउन करा. ठीक है. ओके. अब माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो समझिए.
experiment by Michael फैराडे कि माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था वो मैं आपको अभी शो करने जा रहा हूं. यू हैव टू राइट दिस एक्सपेरिमेंट ऑन योर नोटबुक के ऊपर एक्सपेरिमेंट लिखना. एक्सपेरिमेंट की थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखनी. आई विल गिव यू द थ्योरी, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट एक्सपेरिमेंट की एक्चुअली हुआ क्या था. यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो देखो, आपने ऐसा कुछ तो देखा होगा पहले भी. कैसे, कहां देखा था सर? आपने ही दिखाया था. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड. ठीक है. और सोलिनॉइड में मैंने पूरा सेटअप क्या करा था? आई हैव अप्लाइड वन बैटरी. बट इस केस में मैं बैटरी नहीं अप्लाई करता. जो माइकल फैराडे ने अप्लाई करा था, आई एम अप्लाइंग दैट वन, कि उसने एक लिया गैल्वेनोमीटर. सर ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? द गैल्वेनोमीटर, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, यू नो दैट कि गैल्वेनोमीटर is a device which is used to check presence of current कि एक्चुअली सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं. देन गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड. अगर गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे ही है, खड़ी हुई है, देन नो करंट इज इफ डिफ्लेक्टिंग. द गैल्वेनोमीटर की सुई अगर डिफ्लेक्ट कर रही है, हिल रही है, देन देयर इज एनी अमाउंट ऑफ करंट इन दैट सर्किट. ठीक है. तो हुआ क्या था? ऐसा एक सोलिनॉइड लिया और एक गैल्वेनोमीटर लिया. ठीक है. और एक बार मैग्नेट के बारे में आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एक बार मैग्नेट होता है. ठीक है. ओके. तो भाई साहब ने क्या करा कि इस बार मैग्नेट के अराउंड कुछ ना कुछ इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है. ओके. अब बार मैग्नेट को इसने क्या करा? आराम से इस कॉइल के नजदीक लेके आया. इट इज मूविंग इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द कॉइल. कॉइल के अगर नजदीक लेके आया तो उसने देखा भाई ने कि ये वाली जो सुई है, ये वाली जो नीडल है ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग. उसने ऑब्जर्व कर लिया. तो हुआ क्या था? व्हाट यू हैव टू राइट? व्हेन बार मैग्नेट is moved towards the coil, the needle of galvanometer starts डिफ्लेक्टिंग. कि उसने ये वाली चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी बार मैग्नेट को टुवर्ड लेके आए टू द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लग गई. इसका मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया. इस बार मैग्नेट को इसके साथ टच नहीं करवाया. वी आर जस्ट टेकिंग द बार मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल एंड दैट शोज कि गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? सुई को हिलाया. मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लग गई. इट मींस दैट देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ करंट. मींस करंट प्रोड्यूस हो गया. कौन सा करंट प्रोड्यूस है? दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. क्योंकि कोई भी फिजिकली टच नहीं हुआ बट करंट की प्रोडक्शन हो गई. सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. और सारे के सारे फिनोमेना क्यों क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहां तक एक्सपेरिमेंट रुका नहीं. तो उसने क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन ली? फर्स्ट ली कि जब भी बार मैग्नेट को नजदीक लेके आएंगे तो करंट की प्रोडक्शन होगी. तो उसने एक और चीज देखी कि अगर बार मैग्नेट को इस पोजीशन से, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? बार मैग्नेट को इसी पोजीशन से, व्हेन वी हैव कम क्लोजर टू द कॉइल, अगर हम दूर चले जाएं तो भी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगी ना, क्योंकि इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है. अगर इसको आगे लेके आएंगे तो कॉइल के विद रिस्पेक्ट टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. अगर दूर लेके जाएंगे तो कॉइल के विद रिस्पेक्ट टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटेगी. ठीक है. मींस इस बार मैग्नेट का इफेक्ट इस कॉइल के ऊपर ज्यादा कब होगा? व्हेन वी आर टेकिंग द बार मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल. और कम कब होगा? जब वी आर टेकिंग अ बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. ठीक है. तो व्हेन बार मैग्नेट is taken away from coil, again needle starts deflecting, but now in opposite
डायरेक्शन बट नाउ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर पहले लेफ्ट साइड रोटेट करी थी, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करी थी, इन सेकंड केस वो राइट साइड डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दी। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके दो केस हुए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई तो करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज डेफिनेटली श्योर। अगर डिक्रीज हुई तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, बट डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी डिफरेंट इन दीज टू केसेस। अगर हम आगे लेके आ रहे हैं बार मैग्नेट को तो जो करंट की डायरेक्शन पहले थी, बट इन द सेकंड केस जब हम बार मैग्नेट को वापस लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी डिफरेंट। तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई, ऑपोजिट हो गई। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस बार मैग्नेट को यहां पर लाकर रख दिया, वी आर नॉट मूविंग द बार मैग्नेट एट ऑल, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, नीडल है, वो डिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं, वो करी ही नहीं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, व्हेन बार मैग्नेट इज नॉट मूव्ड देन needle do not show any deflection। तो नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। अगर नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करी, इट मींस दैट नो करंट इज देयर इन द सर्किट। ठीक है, तीन ऑब्जर्वेशन ली उस साइंटिस्ट ने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड केस में अगर बार मैग्नेट की पोजीशन चेंज नहीं करके, वी आर नॉट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज नो करंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि विद द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट ऑलवेज प्रोड्यूस, करंट हमेशा प्रोड्यूस होगा। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द माइकल फैराडे। इसको प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक डायग्राम बनानी है, एक बार मैग्नेट की डायग्राम बनानी है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इंड्यूस करंट के बारे में लिखना है कि इंड्यूस करंट क्या होता है। इट इज अ करंट प्रोड्यूस्ड, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, कि कोई भी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस होगा विद चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक है, आपने डायग्राम बनानी है, इंड्यूस करंट के बारे में लिखना, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द गैल्वेनोमीटर ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट में हुई थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बाय माइकल फैराडे, दिस वाज द टॉपिक। नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नोट डाउन करा, ओके। अब ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो विच इज अ बिग टॉपिक, जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटियां छोटियां दो टर्म्स क्लियर करनी जरूरी है। टाइप्स ऑफ करंट, प्लीज मेक डाउन द हेडिंग न्यू, टाइप्स ऑफ करंट, कि करंट की कितनी टाइप्स होती है। करंट की बेसिकली होती है सर दो टाइप्स। ठीक है, आपके सिलेबस में अभी तक दो टाइप्स है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मींस डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मींस डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मींस इट इज टाइप ऑफ करंट, पहले हम डीसी की बात करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ करंट विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू एज वेल एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट और जिसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर ग्राफिकली मैं बोलूं, ये करंट है, ये टाइम है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस डायरेक्ट करंट का, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द डीसी। डीसी की ऐसा, डीसी का ऐसा ग्राफ होगा। अगर मैं एसी की बात करूं,
अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ करंट विच हैज वेरिएबल वैल्यू एंड डायरेक्शन, जिसकी वेरिएबल वैल्यू होगी, वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंज हो सकती है। देखो अगर ये करंट है और ये टाइम है तो ऐसी कुछ डायरेक्शन होगी, ऐसी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ दिस एसी, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। एक तो ये बात होगी कि एसी करंट और डीसी करंट होता क्या है। डीसी मीन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट एंड एसी मीन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी वैल्यू वेरिएबल होगी। एंड द सेकेंड थिंग, अब इसमें देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था ना 9th क्लास में, कुछ ऐसा ऐसा अगर वेव जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी है कोई नहीं जी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या होती है? 0 होती है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज नॉन जीरो। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नॉन जीरो होती है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि नॉर्मल अगर एसी करंट है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होते हैं? दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एसी करंट है, उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल्स हो जाते हैं। 50 साइकिल का मींस 50 बार अप 50 बार डाउन, तो एक सेकंड में टोटल कितना हुआ? कितनी बार अप कितनी बार डाउन? टोटल कितना हो गया? 100। मींस एक सेकंड में 100 बार अप्स एंड डाउन्स। अब इस 100 अप और डाउन्स के एक्चुअली मतलब क्या है कि डायरेक्शन है जो एसी की, वो एक सेकंड में 100 बार चेंज होती है। एक सेकंड में 100 बार चेंज होती है। एक सेकंड में 100 ऐसा ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे अप डाउन हो जाता है। सो ठीक है, दिस वाज द फ्रीक्वेंसी। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ करंट, दैट इज एसी एंड द डीसी। प्लीज नोट इट डाउन। एसी के बारे में लिखिए और डीसी के बारे में लिखिए। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ग्राफ लिखना है, एंड यू हैव टू मेंशन द फ्रीक्वेंसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 एंड द एसी हैज नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी। प्लीज नोट इट डाउन। अब ध्यान से सुनो, अब हमने दोनों टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बात कर ली, बट इन दोनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, विच इज बेनिफिट फॉर अस, कौन सा करंट हमारे घर में आता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारे घर में कौन सा टाइप ऑफ करंट आता है, इट इज एसी करंट। एसी करंट इज अ टाइप ऑफ करंट विच कम इनटू आवर हाउसेज, विच इज अ डोमेस्टिक, इनटू द डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राइट डाउन advantages of AC over DC। AC के बारे में और DC के बारे में हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है AC की। सबसे पहली एडवांटेजेस क्या है कि AC जो करंट है इट इज इजी ट्रांसफरेबल, कि इसको इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? AC can be easily produced, इसको produced भी आसानी से कर सकते हैं। they can be easily produced and transferred, इसको हम easily produce कर सकते हैं and it can easily transferred from one place to अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली एसी करंट को। डीसी को नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी को ट्रांसफर करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एसी कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय अ डिवाइस which is called rectifier। एक डिवाइस होता है which is called rectifier, उसके साथ हम AC करंट को DC करंट में चेंज कर सकते हैं।
डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जो हमारा फोन के चार्जर का अडेप्टर होता है उसमें रेक्टिफायर होता है, क्योंकि जो हमारा फोन है इट एक्सेप्ट द डीसी करंट, उसमें डायरेक्ट करंट चाहिए, बट हमारे घरों में कौन सा करंट होता है, इट इज एसी करंट। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर कहां होता है, इट इज इन द अडेप्टर ऑफ योर मोबाइल फोन। ठीक है, अडेप्टर ऑफ योर चार्जर, ठीक है, अडेप्टर ऑफ योर चार्जर में होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, एसी कैन कंट्रोल्ड विदाउट लॉस ऑफ मच एनर्जी। मतलब क्या है कि अगर एसी करंट को रोकना भी पड़े तो हम रोक सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ मच एनर्जी। दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ एसी। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी। सबसे पहली डिसएडवांटेज कि जो एसी है, एसी जो हमारा करंट है, एसी करंट इज very dangerous as compared to DC। अब ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा क्यों लिखा, इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये वाला जो करंट है इसका जो शॉक है, अगर बाय चांस हमको करंट का शॉक लगता है तो जो इसका शॉक है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एसी करंट का शॉक इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट डीसी का इट इज रिपल्सिव इन नेचर। मतलब क्या है कहने का कि अगर कोई भी तार जिसमें एसी करंट फ्लो कर रहा हो, अगर बाय चांस हमारा हाथ उस पर लग जाए तो हमारा हाथ उसी पर चिपक जाएगा। आपने कुछ फिल्मों में, कुछ पिक्चर्स में भी देखा होगा, अगर कोई भी आदमी एक वायर के ऊपर हाथ डाले विच इज इन विच द एसी करंट इज फ्लोइंग, तो उसी के साथ चिपक जाता है। बट अगर डीसी की मैं बात करूं, अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा हो एंड वी आर पुटिंग आवर हैंड ऑन दैट वायर, बाय चांस, जानबूझ कर नहीं, बाय चांस अगर हमारा हाथ लग जाए तो दैट इज रिपल्सिव। एक बार झटका लग गया एंड वी कैन मूव फॉल अपार्ट, मतलब हम पीछे गिर जाएंगे, तो एक बार झटका लगेगा। बट इन केस ऑफ एसी हम चिपके ही रह जाएंगे एंड इट कैन कॉज अ डेथ ऑल्सो। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज एसी cannot be used in electrolysis but DC can be used। अब सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इट इज अ टर्म इन द केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मींस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। किसी भी एक सॉल्ट को, किसी भी एक चीज को, बेसिकली किसी भी एक चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी है, बट कौन सा करंट नहीं यूज कर सकते, एसी नहीं यूज कर सकते, वी कैन यूज द डीसी। ठीक है, दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द एसी एंड दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसी ओवर डीसी। प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। और बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द जनरेटर की प्रोडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी की। हमने नॉर्मली तो पढ़ लिया, इट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल हमको क्लियर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वी आर चेंजिंग देन करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, बट हाउ एक्चुअली जनरेटर वर्क वो हम करेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, तो प्लीज अंटिल शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, stay at home. I will see you in next video. My name is Karan Sirana. Bye bye. Shabba khair.